लेकिन 90s के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये लागू किया। तो ये लागू करने के बाद केवल मार्केट ओपन नहीं हुआ, लेकिन मार्केट इकोनॉमी आने से सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो हमारे सरकारी शिक्षा, सरकारी एम्प्लॉयमेंट, ये ज्यादातर जो है इनमें गिरावट हुई और एक बड़ी गिरावट हुई। पूरे भारत का अगर आकलन किया जाए तो सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? प्राइवेट सेक्टर में जो आरक्षण की बात आपने कही है उस पर जोर दिया है ज्यादातर। और अभी हमने देखा कि आपने इस मुद्दे पर राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। बिल्कुल, थोड़ी स्ट्रॉन्ग सरकार बनी कांग्रेस की, क्योंकि उससे पहले तो मिलीजुली सरकार थी, लेकिन जब यूपी 2 आई तो स्ट्रॉन्ग हुई, तो ये मुद्दा दब गया। और फिर आप राहुल गांधी से मिल रहे थे और वो इस बात को अब उठा रहे हैं, जबकि पहले उनकी ही सरकार ने। मैं भारत में हर उस पार्टी के नेताओं को मिलूंगा जो इस समाज के लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा है, और मैं हर उस नेता से, हर उस पार्टी से दरखास्त करूंगा कि वो मेरे समाज के कल्याण के लिए इस डिमांड को अपने मंच पे, साथ ही साथ जहां भी वो उठा सकते हैं, बहुत ही गंभीरता से उठाए। और फिर से जो मूवमेंट खड़ा करना है वो कैसे हो पाएगा? भारत में दबे कुचलों की राजनीति तभी सही से हो सकती है जब समाज में उन मुद्दों के ऊपर हमने अपने मूवमेंट जिंदा रखे। खास करके जो इस देश के ऊंची जातियों की पार्टी, जब उनको ये लगा कि इनका जो इश्यू है ये इनके पूरे समाज का इश्यू है, और ये इश्यू को अगर हम नहीं लेंगे, इन समाज के वोटों को खो देंगे। जस्ट लाइक बीजेपी अभी कास्ट सेंसस की जो बात करें, जिसको बीजेपी का जो अपर कास्ट ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो गाली दे, लेकिन एटलीस्ट ये कहना कि हम कास्ट सेंसस करेंगे, डेटा का पूरा बाहर आएगा या नहीं आएगा, बहुत सारे सवाल से जो आग लगी है, जो गाली दे रहे हैं, एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट जो रही, बीजेपी को ये लग रहा है कि ये उनकी डिमांड है कि शेड्यूल कास्ट समाज ने लंबे तौर पे इस कास्ट सेंसस की डिमांड को रखा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइज कम्युनिटी के नाते, उस कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल, कम्युनिटी के एक्टिविस्ट, खासकर शेड्यूल कास्ट समाज, ये उनकी देन है कि आज भारत में कास्ट सेंसस का मुद्दा लंबे तौर पर जिंदा रहा। इसका की भूमिका है कि एजुकेशन और हेल्थ ये बिल्कुल भी प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए। शिक्षा भी अभी एक कमोडिटी बन गई। सबसे बड़ा सवाल है कि ये शिक्षा का बाजारीकरण किसने किया? मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट जैसी कुछ चीज होती नहीं। भारत में कोई भी प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो शिक्षा में प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए और एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, अगर आप आंकड़े देखो तो भारत सरकार अपने रेवेन्यू में, अपने रिसोर्सेज से इन प्राइवेट प्लेयर को कम से कम दरों में जमीन देती है, बैंक लोन देता है सरकारी, जो कि चुकता नहीं करते हैं। सरकार अगर इनको पैसा दे पा रही है, सरकार इनको अगर जमीन दे पा रही है फ्री में, सरकार इनको तमाम तरह के अलग अलग रिसोर्सेज दे पा रही है, इस देश का जो बड़ा तबका है, जो मजदूर तबका है, जो बहुजन तबका है, ST SC OBC माइनॉरिटी का तबका है, उनके जेब से भारत सरकार सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाती हो। कैसे? जय भीम, मैं हूँ रितेश। आज हमारे साथ में मौजूद हैं राहुल सोनपिंपले, अगर मैं सही बोल पा रहा हूँ तो। यस। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड कास्ट एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फिलहाल नॉन पॉलिटिकल होकर के एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। और राहुल भाई काफ़ी एक्टिव रहे हैं, बापसा के फाउंडर रहे हैं। 2016 में बापसा के थ्रू इन्होंने इलेक्शन लड़ा प्रेसिडेंट के लिए JNU के अंदर, और काफ़ी कम मार्जिन से ये हार गए। तो सबसे पहले राहुल भाई, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये पॉलिटिकल जर्नी है, जो आज आइस का ग्रो हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो JNU से चल के आ रहा है, JNU से बहुत सारे नेता बने आप उस टाइम पे, कन्हैया और वो सब आपने काम किया, गुजरात वगैरह में भी ऊना आंदोलन के दौरान। वहां से वो लोग उठ गए, आप थोड़ा बाद में कैसे निकल रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बताएं। नहीं, क्योंकि इस सवाल का जवाब जो है वो मेरा यूनिवर्सिटी में जाने के पहले जो अम्बेडकराइट आंदोलन में जो मेरी समझ और जो एक मेरा सोशलाइजेशन हुआ मूवमेंट में, उसमें छुपा हुआ है। जब मैं नागपुर में था, ग्रेजुएशन कर रहा था अपना, तो ग्रेजुएशन एक ऐसा दौर होता है जहाँ पर आप एक स्कूली शिक्षा से बाहर निकल के एक नई दुनिया में शामिल होते हो, एक नया लिटरेचर पढ़ते हो, आपकी समझ जो है थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। साथ ही साथ बाबा साहब को पढ़ना, साथ ही साथ हमारे समाज के जो महानायक रही है, हमारे समाज के जो लीडर रह चुके हैं इंटेलेक्चुअल से, उनका लिटरेचर पढ़ना, साथ ही साथ जिस जगह से मैं आता हूँ नागपुर से, वहाँ पे मूवमेंट जो है वो रोज़मर्रा के ज़िंदगी का पार्ट है। वो चाहे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी पर अत्याचार होके जब होते ही उसके खिलाफ आंदोलन की बात हो, या फिर इलेक्शन के दौरान अलग अलग अम्बेडकराइट पार्टियों का अपना विश्लेषण हो समाज को लेकर और राजनीति को लेकर, अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो जो समाज में होते रहते थे, उन सभी में मैं
बहुत सक्रिय रूप से हमेशा शामिल होता था। उसका कारण ये था कि मेरे जो पिताजी थे, भला ही वो आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब थे, बहुत जल्दी चले भी गए, तो मेरे पिताजी का जो एक पूरा उनका जो जीवन रहा है, जो उन्होंने व्यतीत किया, वो एक अम्बेडकराइट वो जो है अपना जीवन व्यतीत करे, और वो विरासत जो है अम्बेडकराइट विरासत, वो मेरे पिताजी से मेरे बड़े भाई को मिली। मेरे बड़े भाई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुजन जो आंदोलन था, खास करके वाम से बीएसपी का जो आंदोलन था, उसमें वो बहुत सक्रिय रूप से शामिल थे, और उनकी वजह से मैं काफ़ी अलग अलग समाज के कार्यक्रम, वाम से बीएसपी और भी अन्य समाज के जो कार्यक्रम थे, उनमें बड़े भाई के साथ में मैं अक्सर जाया करता था। और उसी कारण धीरे धीरे मूवमेंट की एक समझ मेरे भीतर थी। और बहुत बार जब समाज में, खास करके माननीय कांशीराम साहब की जो सोच थी, जो हमारे यहाँ पे नागपुर में खास करके जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे, जब वो कैडर लेते थे हम जैसे नए बच्चों का, तो वो अक्सर ये बात बताया करते थे कि किसी भी समाज को, किसी भी समाज के, खास करके दबे कुचले समाज की राजनीतिक जड़ें यदि मजबूत करना है आपको, तो आपको आपकी सामाजिक जड़ें बहुत मजबूत करनी होगी। तो ये मैं बार बार सुनता था। फिर ग्रेजुएशन से मैं होते हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में पहुंचा, जहाँ पे एक अच्छी शिक्षा मुझे मिल पाई, और मैं और मौका मिला और ज़्यादा पढ़ने का, समझने का। और जो मेरा रिसर्च भी था एमए का, वो अराउंड अम्बेडकराइट मूवमेंट, हमारे जो मसले हैं, इन सब के इर्द गिर्द मेरा रिसर्च रहा, मेरा पढ़ना लिखना भी रहा, और भी अन्य तरह का जो दुनिया भर का लिटरेचर है मूवमेंट का और दबे कुचले समाज का, उसके बारे में रहा। तो एक मोटी मोटी समझ वहाँ से भी हुई। जब मैं जेएनयू पहुंचा तो जेएनयू में बप्सा ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन वो राजनीतिक तरीके से सक्रिय नहीं था। मैं और मेरे जैसे अन्य साथी जो थे, जब जेएनयू पहुंचे उस साल, तो हम कुछ 5-10 उस समय में जितने भी लोग थे, उन्होंने निर्णय लिया कि बप्सा को जो है वो राजनीतिक संगठन, एक चुनावी संगठन बना के हमें अभी अपनी चुनावी जो राजनीति है उसकी शुरुआत करनी चाहिए। ये एक दौर है। जो सवाल आपने पूछा उसका मैं इतना लंबा आंसर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन करते समय अपने मूवमेंट का इमर्जेंस देखा, खास करके बीएसपी का जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था वो देखा। जब जेएनयू में गया तो बहुजन स्टूडेंट्स का, दबे कुचले समाज के स्टूडेंट का एक स्टूडेंट मूवमेंट बड़े लेवल पे कैसा बने कैंपस और कैंपस के बाहर, उसके लिए बहुत सक्रिय तरीके से यानी काम किया। और जेएनयू के बाद जब मैं निकला पीएचडी होते होते, तो एक ऐसा समय आया जहाँ पर मैंने ये देखा कि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी वो एक डिक्लाइन पर जा रही है, और साथ ही साथ समाज बदला। और समाज इस तरीके से बदला कि समाज में जो ये सोच थी कि हमको एक सामाजिक मूवमेंट हमारे मजबूत होनी चाहिए, सामाजिक जड़ें हमारे मजबूत होनी चाहिए, ये सोच कई हद तक समाज से विलुप्त होने लगी। और इसीलिए जब मैंने सोचा भी था कि मैं जेएनयू के बाद में, मेरे पीएचडी के बाद में, अपने समाज के, खास करके अपना जो दबा कुचला समाज है, इनके हक हितों के लिए कुछ करूँगा, किसी भी स्वरूप से हो। तो मुझे पीएचडी मेरा ख़त्म होते होते ये बात, मैं और मेरे जो बाकी दोस्त जिन्होंने संगठन का निर्माण किया, हम लोगों, हमारा वक्त आते आते पीएचडी ख़त्म होते होते एक बात बहुत क्लियर हो गई कि अब ये वक्त है दोबारा जहाँ पर हम राजनीतिक छोर पे हार चुके हैं, जहाँ पर हम आर्थिक तरीके से हर दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके हैं, जहाँ पे एजुकेशनली हम यानी हमारा बहुत बैकवर्डनेस अभी भी है और कोई वे फॉरवर्ड नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में हमको ये लगा कि दोबारा से सामाजिक मूवमेंट को जमीनी तौर पे खड़ा करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमने आइस्का का निर्माण एक सामाजिक मूवमेंट, और खास करके शेड्यूल कास्ट समाज के लिए, जो समाज में सभी जातियों में सबसे पिछड़ा है, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे आर्थिक उनकी स्थिति हो, चाहे समाज में आज भी छुआछूत के मसले हो या एट्रोसिटी के मसले हो, तो अभी भी समाज में सबसे निचले पायदान पे है। तो हमने कहा कि जो सबसे निचले पायदान पे है, सबसे पहले उनकी ज़रूरत है कि उनको ऑर्गेनाइज करने की, उनके हक हितों के लिए लड़ने की। और धीरे धीरे जब हम वहाँ पे अपनी जड़ें मजबूत कर लेंगे, शेड्यूल कास्ट को हम जब ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने संगठन की जड़ें जो है वो अन्य हमारा जो ऑपरेस सेक्शन है, जो चाहे आदिवासी हो, चाहे हमारे
ओबीसी समाज के लोग हो, चाहे हमारे नॉमनिक ट्राइब हो, धीरे धीरे हम उन तक भी पहुंचेंगे। कुछ सालों में जब हमको ये लगेगा कि हमने एक शेड्यूल कास्ट के अंदर अपनी अच्छा एक पकड़ बना ली है, एक मजबूती से संगठन बना लिया है और हमारे कुछ हक हित शेड्यूल कास्ट के हमने वो हासिल कर ली है, उसके बाद में हम धीरे धीरे बाकी अन्य समाज में जाके संगठन का नाम भी हम बदल सकते हैं वक्त के हिसाब से। लेकिन अभी जो हमको ज़रूरत महसूस होती है कि शेड्यूल कास्ट के लिए एक एक्सक्लूसिव संगठन होना चाहिए, उनकी ज़रूरतें और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको देखते हुए उनके लिए एक स्पेसिफिक संगठन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने फिर आइस्का का निर्माण किया। जैसे हमने देखा कि आपने संगठन के नाम के बारे में बताया, तो अभी जो सोशल मूवमेंट है हमारा, उसका ग्राफ काफ़ी गिरा। सोशल मूवमेंट तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है और साथ में पॉलिटिकली भी हम देखें, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकारें रही ज़रूर, लेकिन आज क्या हाल है हम देख रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें अब एक साथ नीचे जा रही हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो हमारा है वहाँ पे अकेले कोई सरकार नहीं बना पाता है ना। और उससे पहले हमें फिर सोशल मूवमेंट में फिर से खड़ा करनी, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो इसमें जो चुनौतियां आएंगी और फिर से जो मूवमेंट खड़ा करना है वो कैसे हो पाएगा? नहीं, फिर से जो मूवमेंट खड़ा करना है वो ऐसे हो पाएगा कि अभी जैसे मैंने कहा कि अभी इस टाइम पे जब 2025 में हम बात कर रहे हैं, तो समाज की चुनौतियां, समाज के मसले अगर पूरे तरीके से नहीं बदले हैं लेकिन कुछ हद तक बदले हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के 2 दशकों के बीच में, यानी 70 और 70 के बाद 80 तक अगर हम देख ले, तो शेड्यूल कास्ट समाज के अंदर पूरे भारत में एक शिक्षा मिली, क्योंकि संविधान ने सुनिश्चित किया एक, और कुछ लोगों को सरकारी नौकरियां मिली। तो कई हद तक एक ऐसा समाज, एक बड़े तौर पे नहीं लेकिन एक छोटे तौर पे, एक हमारा एजुकेटेड क्लास, एक एम्प्लॉयड क्लास निर्माण हुआ, जिन्होंने समाज के बारे में लिखा, समाज के बारे में जाना और समाज के लिए कुछ प्रयास भी करने की कोशिश की। खास करके दलित पैंथर के विघटन के बाद में हम देखते हैं कि मान्यवर खापर्डे साहब और मान्यवर कांशीराम साहब ने बामसेब का निर्माण किया। वो ऐसे लोगों का संगठन था जो एम्प्लॉयड क्लास के लोग हैं, जो समाज के लिए लिख सकते हैं, समाज में जाके प्रचार भी कर सकते हैं और समाज में मूवमेंट चलाने के लिए एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। लेकिन और ये मूवमेंट बहुत अच्छे से चला, जिसके बाद में बीएसपी बनी और उसको पूरा इतिहास हमको पता है। तो उस समय में कई हद तक एक क्लास हमारे पास था जो समाज की मूवमेंट, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो या कल्चरल हो, इसको चलाने के लिए एक हमारे पास एक ऑर्गेनाइज फोर्स बन पा रहा था। लेकिन 90s के बाद में जब भारत सरकार ने एलपीजी पॉलिसी, जिसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये लागू किया, तो ये लागू करने के बाद केवल मार्केट ओपन नहीं हुआ, जिसको ये लोग कहते हैं कि मार्केट इकोनॉमी आ गई। लेकिन मार्केट इकोनॉमी आने से सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो हमारे सरकारी शिक्षा, सरकारी एम्प्लॉयमेंट और साथ ही साथ सरकार की जिम्मेदारियां, जो संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है राइट, कि सरकारों की जिम्मेदारियां भारत सरकार के जो नागरिक है, खास करके जो बैकवर्ड है, उनके प्रति जो जिम्मेदारियां है वो बदल गई, वो कम हो गई, बदल से ज़्यादा मैं कहूँगा कम हो गई। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइवेट, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की शिक्षा हो, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, ये ज़्यादातर जो है इनमें गिरावट हुई और एक बड़ी गिरावट हुई। पूरे भारत का अगर आकलन किया जाए तो सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? इसीलिए आपने जब अपनी कॉन्फ्रेंसेस शुरू की, आपने मतलब पहले जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, हाँ, तब से ही आपने प्राइवेट सेक्टर में जो आरक्षण की बात आपने कही है, उस पर जोर दिया है ज्यादातर। और अभी हमने देखा कि आपने इस मुद्दे पर राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। बिल्कुल। तो ये जो मांग है अब थोड़ा मेन स्ट्रीम में आई है, आपको क्या लगता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो किस तरीके से कर पाएंगी? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी जब यूपीए 2 की सरकार थी तब ये मुद्दा आया था, जो कंपनीज हैं वो खुद से एफर्मेटिव पॉलिसीज को अपनाएं। लेकिन क्या हुआ कि
थोड़ी स्ट्रॉन्ग सरकार बनी कांग्रेस की, क्योंकि उससे पहले तो मिलीजुली सरकार थी, लेकिन जब यूपी 2 आई तो स्ट्रांग हुई, तो ये मुद्दा दब गया। और फिर आप राहुल गांधी से ही मिल रहे थे और वो इस बात को अब उठा रहे हैं, जबकि पहले उनकी ही सरकार ने में दब गई थी बात। नहीं, जहां तक कि राहुल गांधी के साथ मुलाकात की बात है, मेरी मुलाकात उनके साथ एक कांग्रेस के लीडर के नाते नहीं हुई। मेरी मुलाकात उनके साथ में भारत का जो पार्लियामेंट है, जो भारत की डेमोक्रेसी का सिंबल है, उस पार्लियामेंट में वो अपोजिशन लीडर है, जो एक संवैधानिक पद है। और अपोजिशन लीडर सरकार के ऊपर दबाव डाल के या सरकार को क्वेश्चन करके कुछ अपनी मांगे मनवाते हैं, ये पहले भी हुआ है। तो मेरी मुलाकात उनको एक एज अ अपोजिशन लीडर करके हुई, और हमारी मांग जो मैंने उनके सामने रखी कि पार्लियामेंट के भीतर और पार्लियामेंट के बाहर भी हमारे संगठन की तरफ से हमने उनके सामने मांग रखी कि आप रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर की जो डिमांड है उसको बड़े तौर पे उठाएं। उसको एक एज इनसिग्निफिकेंट डिमांड करके नहीं, जैसे कास्ट सेंसस की डिमांड है, उसी तरीके से रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर की डिमांड को आप एक बड़े तौर पे गंभीर तरीके से उठाएं, सरकार के सामने रखें। जहाँ तक की बात है राहुल गांधी के साथ मुलाकात की, जैसे मैंने कहा, मैं एज एक शेड्यूल का समाज का कार्यकर्ता होने के नाते और भारत में राजनीतिक लोकतंत्र है ये समझते हुए मैं भारत में हर उस पार्टी के नेताओं को मिलूंगा जो इस समाज के लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा है, और मैं हर उस नेता से, हर उस पार्टी से दरखास्त करूंगा कि वो मेरे समाज के कल्याण के लिए, मेरे समाज के हितों के लिए इस डिमांड को अपने मंच पे, साथ ही साथ जहां भी वो उठा सकते हैं, बहुत ही गंभीरता से उठाए। हमारी डिमांड के लिए, शेड्यूल कास्ट की डिमांड के लिए और उसके हक हितों के लिए, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं समझता हूँ आई हैव ऑल द राइट टू रेज डिमांड इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरीवन। नहीं, मेरा सवाल ये भी था थोड़ा कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने इस मुद्दे को दबाया एक तरीके से। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भारत में राजनीति जो है, लोग समझते हैं कि भारत में राजनीति केवल चुनावी राजनीति होती है, लेकिन भारत में दबे कुछ लोग की राजनीति या पूरे दुनिया में तभी सही से हो सकती है, या इतिहास भी भारत का ये बताता है कि हमारे मुद्दे तभी पटल पर आए, तभी समाज के बड़े नैरेटिव का हिस्सा बने, जब समाज में उन मुद्दों के ऊपर हमने अपने मूवमेंट जिंदा रखी। और क्योंकि उन मुद्दों के ऊपर हमारे मूवमेंट जिंदा रही, तो हर राजनीतिक पार्टी को, खास करके जो इस देश के ऊंची जातियों की पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और अन्य पार्टियां हो, इन ऊंची जाति की पार्टियों ने तभी हमारे इशू मसले को गंभीरता से लिया जब उनको ये लगा कि इनका जो इशू है ये इनके पूरे समाज का इशू है, और ये इशू को अगर हम नहीं लेंगे तो कई हद तक हम इन समाज के वोटों को खो देंगे। और इस डर के नाते इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने ना चाहते हुए भी बहुत बार ऐसे कदम लिए, उनको ना चाहते हुए, उनके कास्ट के हितों के अगर पूरे खिलाफ नहीं तो थोड़ा सा, जस्ट लाइक बीजेपी अभी कास्ट सेंसस की जो बात करें, जिसको बीजेपी का जो अपर कास्ट ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो गाली दे रहा है, लेकिन उनको एक कास्ट सेंसस करते हैं, नहीं करते, कैसे करते, बहुत सारे सवाल आज भी बाकी है। लेकिन एटलीस्ट ये कहना कि हम कास्ट सेंसस करेंगे, डेटा का पूरा बाहर आएगा या नहीं आएगा, बहुत सारे सवाल है। इतने भर मान लेना कि हम कास्ट सेंसस करेंगे, इससे जो आग लगी है अपर कास्ट समाज के बीच में, ब्राह्मण, बानी और बाकी अपर कास्ट जो गाली दे रहे हैं, एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट जो रही है, तो वो बीजेपी इसलिए नहीं कर रही है कि बीजेपी को ये लग रहा है कि ये उनकी डिमांड है। ये तो डिमांड भारत में बहुजन समाज के, खास करके शेड्यूल कास्ट समाज ने लंबे तौर पे इस कास्ट सेंसस की डिमांड को रखा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। अगर पूरे भारत की अगर बात किया जाए, एक ऑर्गेनाइज कम्युनिटी के नाते, उस कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल्स, उस कम्युनिटी के एक्टिविस्ट और उस कम्युनिटी के पॉलिटिकल लीडर, खासकर शेड्यूल कास्ट समाज के, ये उनकी देन है कि आज भारत में कास्ट सेंसस का मुद्दा लंबे तौर पर जिंदा रहा, एक लंबी मूवमेंट चली, और आज वो इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां उस डिमांड को मानने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि इस डिमांड को हम नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि हमारी जो वोट है, हमें जो एक वोट मिल रहा है इन कुछ कम्युनिटी से, वो हम कहीं खो ना दे। तो मेरा यही कहना है कि सामाजिक मूवमेंट केवल समाज को नहीं जगाती है, सामाजिक मूवमेंट ये किसी भी देश की सरकारों को झुका सकती है। yes. अगर वो ऑर्गेनाइज्ड है, अपनी डिमांड के साथ बहुत क्लियर है,
और कमिटेड है, उसकी लीडरशिप, उसका कैडर उस डिमांड के साथ यदि कमिटेड है तो हम लोग जो है अपनी डिमांड को मनवा सकते। राइट। आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सिकुड़ता जा रहा है, बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, बिल्कुल साथ में प्राइवेटाइजेशन की बात की आपने, बिल्कुल जिससे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। हर स्टेट में कोई ना कोई आंकड़ा आप देख रहे हैं, कहीं पे कितने हजार कॉलेजेस बंद हुए, स्कूल्स बंद हुए। तो जो सबसे दबा हुआ तबका है, दलित बहुजन जो तबका है, SC ST बच्चे हैं खासकर, उसमें महिलाएं भी हैं, और ज़्यादातर देख रहे हैं कि उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल रही है, चाइल्ड मैरिज जल्दी हो जाता है। तो इस हालात के जो लोग हैं, एक तरफ उनका जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल, साथ में प्राइवेटाइज की जा रही हैं चीज़ें, ठीक। उसके बाद में ऐसे में डिमांड उठाई जा रही है हमारे थ्रू कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण हो। तो जो प्राइवेट एजुकेशन है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भले ही ITI वगैरह होता है, राइट टू एजुकेशन वगैरह, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा नहीं हो पाता है, और उसका भी एक लिमिट है कि इतनी क्लास के बाद में फिर तुमको देना पड़ेगा। तो एजुकेशन, जो प्राइवेट एजुकेशन है, जो अब ज़्यादा है, कोई नहीं चाहता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना, आप भी बोलते हैं इस बात को, मैं भी एग्री करता हूँ। तो ऐसे में जो एजुकेशन है, जो प्राइवेट एजुकेशन है जो बढ़ रही है, वहाँ पे क्या ऐसी बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में जब हम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो हमारी एक डिमांड ये भी है कि शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। एजुकेशन एज अ राइट एक यूनिवर्सल राइट होना चाहिए। आइस्का की भूमिका है कि एजुकेशन और हेल्थ खास करके ये बिल्कुल भी प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा सरकारी तंत्र होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि खास करके शिक्षा और हेल्थ जो है वो कम से कम दर में अच्छी हेल्थ और अच्छा शिक्षा का एक प्रावधान इस देश के अंदर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि शिक्षा का भी बाजारीकरण हो गया है, शिक्षा भी अभी एक कमोडिटी बन गई है। एजुकेशन हैज बिकम अ कमोडिटी नाउ। इट इज नो मोर जस्ट अ वैल्यू, इट इज नो मोर अ वर्च्यू। शिक्षा जो है अभी एक कमोडिटी बन चुकी है, एक चीज बन चुकी है। तो और शिक्षा का जो बाजारीकरण हुआ है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये शिक्षा का बाजारीकरण किसने किया है। और शिक्षा का बाजारीकरण साथ ही साथ सरकारी क्षेत्रों में, खास करके सरकारी शिक्षा में आरक्षण का विरोध करने वाले जो लोग हैं, उन समाज, खास करके अपर कास्ट समाज ने ही पहले आरक्षण के खिलाफ एक डिस्कोर्स खड़ा किया। उस डिस्कोर्स का सहारा लेते हुए इस देश के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी और अन्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने उस डिस्कोर्स का सहारा लेते हुए, उसको एक्सक्यूज बनाते हुए रिजर्व यानी शिक्षा को ही प्राइवेटाइज कर दिया। और उसका पूरा जो सीधा परिणाम है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अन्य पिछड़ा वर्ग और इस देश के तमाम जो दबा कुचला समाज है, जिसकी पूरी जिंदगी सरकारी तंत्र पर निर्भर है, जिसकी शिक्षा सरकारी शिक्षा पर निर्भर थी, उसको कहीं हद तक खत्म कर दिया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्राइवेट बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि प्राइवेट जैसी कुछ चीज होती नहीं है। भारत में कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो शिक्षा में प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, या चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, या कंपनियों की बात की जाए, अगर आप आंकड़े देखोगे तो भारत सरकार अपने रेवेन्यू में से, अपने रिसोर्सेस से इन प्राइवेट प्लेयर को कम से कम दरों में जमीन देती है, बैंक लोन देता है सरकारी, जो कि ये चुकता नहीं करते हैं। और ये सारे जो सरकारें दे पा रही है, सरकारी बैंक अगर सरकार अगर इनको पैसा दे पा रही है, सरकार इनको अगर जमीन दे पा रही है फ्री में, सरकार इनको तमाम तरह के अलग अलग रिसोर्सेज दे पा रही है, तो ये रिसोर्सेज सरकार के पास इस देश का जो बड़ा तबका है, जो मजदूर तबका है, जो बहुजन तबका है, ST SC OBC माइनॉरिटी का तबका है, उनके श्रम से, उनके जेब से भारत सरकार सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाती है। कैसे? भारत सरकार का जो रेवेन्यू है 60% से ज्यादा जो है, जो GST से हम भारत सरकार रेवेन्यू कमा रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से, वो इस देश के वर्किंग क्लास से आता है। और इस देश का वर्किंग क्लास कौन है? ST SC OBC माइनॉरिटी। इस देश का बामन बने इस देश का वर्किंग क्लास नहीं है।
इस देश का जमींदारी जो वर्ग है वो वर्किंग क्लास नहीं है, उसके पास जमीन, उसके पास रिसोर्स है, वो वर्किंग क्लास नहीं है। तो इस देश का हर वो व्यक्ति जो एक बनिया की दुकान से सुई धागा भी खरीदता हो, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए चावल आटा खरीदता हो, एक छोटा सा पाउच खरीदता हो, वहां से जो पैसा आता है और भी जहां जहां वो खर्चा करता है अपने जीवन हर जगह करने के लिए, टैक्स वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है सरकार सबसे ज्यादा कलेक्ट करती है। या और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस से कमाया हुआ रेवेन्यू भारत सरकार उन धन्ना सेठों को देती है। ये जो जमीन है, जो जमीन आप खुली जमीन देखते हैं, सरकारी जमीन का मतलब क्या है? सरकारी जमीन का मतलब है कि यहाँ के जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, जो इस जमीन के जो बाशिंदे हैं, जो ओरिजिनल यहाँ के हम लोग हैं, अगर आप अभी हम पुणे में हैं, पुणे अगर रीजन का आप हिस्ट्री देखोगे जहाँ पर हम बैठे हैं, ये सब यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ है, चाहे वो फार्मर कम्युनिटी हो, चाहे वो फिशिंग कम्युनिटी हो, चाहे तमाम तरह के अलग अलग नॉमैडिक ट्राइब हो, ये इन सब लोगों का जमीन रहा हुआ है। अब ये जमीन अगर महाराष्ट्र राज्य की सरकार इंडस्ट्री के नाम पे किसी धन्ना सेठ को देती है और ये उस इंडस्ट्री में जो बड़े पोजीशन पे केवल प्रकाश को ये देती है, तो ये सीधा सीधा भारत सरकार लूट कर रही है। भारत सरकार यहाँ के लोगों को लूट रही है। तो प्राइवेट सेक्टर जैसा कुछ होता नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक प्राइवेट, देयर इज अ गेम। द ओनली थिंग प्राइवेट इज बेसिकली देयर मोनोपोली, कि जो रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा है इनका, चाहे धन के ऊपर हो, चाहे जमीन के ऊपर हो, चाहे अलग अलग, चाहे शिक्षा के ऊपर हो, ये जो कब्जा है, ये केवल कब्जा इनका प्राइवेटाइज है कुछ चंद जातियों का, जो भारत सरकार अलाउ करती है और भारत सरकार इसको लेजिटिमाइज करती है। और केवल आज की सरकार नहीं, इसके पूर्व की भी सरकार जो रही है और बाकी अन्य राज्य सरकारें ये इस बात को लेजिटिमाइज करती है कि इस देश का जो बामन बने और बाकी अपर कास्ट है, उनकी मोनोपोली, उनका वर्चस्व बना रहे, उसको सुनिश्चित करता है। थोड़ा पीछे आते हैं। तो हमने एजुकेशन की बात की थी अभी, अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जैसे आपने एसआरसी ओपन किए हैं और ज़्यादा आप ओपन करने वाले हैं। बिल्कुल। तो उस टाइप के इंस्टीट्यूशंस और कैसे खड़े हो सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर अगर हम मूवमेंट में देखेंगे तो बाबा साहब ने भी जो है औरंगाबाद वाले एरिया में यूनिवर्सिटीज़ बनाई, लेकिन अगर हम महाराष्ट्र से बाहर जाते हैं, वहाँ तो बाबा साहब का मूवमेंट है। इवन मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में सरकारी रही हमारी, लेकिन वहाँ पे एजुकेशनल मूवमेंट नहीं चलता। बिल्कुल। वहाँ पे वी ऑल आर लाइक सबको नेता बनना है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए महाराष्ट्र से बाहर कैसे काम किया जा सकता है? नहीं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का जो मैं डिफरेंस देखता हूँ, जैसे एक राजनीतिक विश्लेषण यदि किया जाए तो वो इसीलिए भी है कि हर समाज हर जगहों पे अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने मूवमेंट को खड़ा करता है। महाराष्ट्र में शेड्यूल का समाज की संख्या इतनी नहीं रही कभी कि वो अपने बलबूते पर सरकार बना पाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाएगा, लेकिन सरकार बिगाड़ सकता है किसी की, ये रहा हुआ है शेड्यूल का समाज के भीतर। तो उसके कारण ये भी हुआ कि ये केवल और केवल लोगों को ये मार्क लगा कि केवल राजनीति करने से और पॉलिटिकल पावर मिलने से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, ये धारणा बन गई। राइट। और इसीलिए वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स या वहाँ के एक्टिविस्ट में बड़े तौर पे, सभी नहीं, कुछ लोग हैं जो इस बारे में सोचते हैं, जैसे आप जो बोल रहे हो, आप जैसे और भी लोग हैं जो आप जैसा सोचते हैं। There are very less people. बट वेरी लेस। लेकिन महाराष्ट्र में जैसे मैंने बोला कि यह आशंका का अभाव होने के कि हम पावर में आ सकते हैं अपने बलबूते पे, इसके कारण महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट समाज और वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स और एक्टिविस्ट रहे, इन्होंने हमेशा ये सोचा कि क्या अन्य जो है वेज हो सकते हैं, क्या और रास्ते हो सकते हैं समाज को मोबिलाइज करने के लिए, समाज की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए। और इसीलिए महाराष्ट्र में कल्चर रहा हुआ है, केवल बाबा साहब के टाइम पे नहीं, बाबा साहब के पहले भी फुले साहब थे, फुले साहब के बाद भी, बाबा साहब के पहले, बाबा साहब के समय, बाबा साहब के बाद भी एक कई हद तक एक कल्चर बना कि हम लोग अपनी खुद की संस्थाएं बनाए। हमने सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर जो बनाया है, वो इस आधार पे, ये केवल एक रिसोर्स सेंटर नहीं है। सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर को हम मूवमेंट की तरह देख रहे हैं।
जहां पर समाज में हमारे बच्चों के लिए शिक्षा, साथ ही साथ समाज में एक सामाजिक स्पेस, जो मूवमेंट का स्पेस है, उसको कैसे निर्माण करना। और महाराष्ट्र क्योंकि एक फ्रंटल साइट रहा है मूवमेंट का, तो यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट करना और इसमें एक्सपेरिमेंट से अनुभव लेते हुए, यहाँ इसका लैकुना, यहाँ का पॉजिटिव जो भी समझते हुए, पूरे भारत में जहाँ जहाँ इसका जाएगा वहाँ वहाँ सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर गली कुचों मोहल्ले में हमारे बनाने की ये प्रक्रिया है कि जहाँ जहाँ इसका का ब्लॉक कमेटी बनेगा, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनेगा, स्टेट कमेटी बनेगा, हर जगह पे सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर हमारे समाज का होगा। भला ही किसी एक झोपड़े में चले, भला है वहाँ पे लाइट ना हो शुरुआत में। हम हमारे समाज के लोगों को बताना चाहते हैं कि इस देश की सरकार जब आपके साथ नहीं है, इस देश के आपके नेता जो आपको अपना नेता कहते हैं, वो जब आपके साथ नहीं खड़े हैं, इस देश का आपका जो पढ़ा लिखा वर्ग है, एम्प्लॉयड क्लास है, जो वो आपकी तरफ आंख मूंद के देख रहा है, ऐसे हालात में हम हमारे समाज के सबसे जो गरीब लोग हैं, और हमारे समाज में शेड्यूल कास्ट समाज में पूरे भारत में गरीबों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा समाज गाँव में रहता है। तो ऐसे जो बड़ा हमारा समाज है, जो सब गरीब है, 80-90% वी आर पुअर। लाइक बिहार के अगर हम चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, असम हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इवन महाराष्ट्र, तो तमाम हमारे अलग अलग राज्यों में शेड्यूल कास्ट की बड़ी आबादी गरीबी में। तो इस गरीब आबादी को आप क्या दे रहे हो? आप सरकार के साथ लड़ नहीं पा रहे हो, आप सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हो। जो आपके रिजर्व सीट पर जीते हुए नुमाइंदे हैं, वो आपकी बात करने के लिए वहाँ पे तैयार नहीं, क्योंकि वो अपने मास्टर्स, अपने नेताओं को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। वो अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, हमारे IAS ऑफिसर है, वो चाहते कि उनके बच्चे बेटियाँ जो है विदेश में पढ़े। हमारा डॉक्टर इंजीनियर चाहता है कि उसका बच्चा बेटियाँ विदेश में पढ़े, अच्छी शिक्षा ले, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचता कि हमारे समाज का गरीब व्यक्ति क्या करे। उसको लगता है हमारा समाज का गरीब व्यक्ति जो है केवल उनके आरक्षण के लिए सड़कों पे झंडा उठाने के लिए ही बना हुआ है, या संविधान चेंज होगा तो उसके लिए लाठी खाटी खाने के लिए तैयार है, या फिर एट्रोसिटी एक्ट खत्म होने की बात होगी तो उसके लिए ठाकुरों की, अपर कास्ट समाज की गोली खाने के लिए तैयार है। उनको ये लगता है। लेकिन आइस्का का मानना है कि नहीं, ये समाज केवल गाली और गोली खाने के लिए नहीं बना है। ये समाज जो है, हमारे समाज का शेड्यूल कास्ट का जो बड़ा तबका गरीब है, इस समाज को हमें कुछ ऑफर करना चाहिए। मुझ जैसे पढ़े लिखे लोग जो है, जो गरीबी से आए, जो गरीबी को समझते हैं, उनकी केवल इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि वो वहाँ पे जाके लोगों को भाषण दे। बट स्टिल मूवमेंट के अंदर अगर हम लोगों की प्रायोरिटी देखें तो जयंती का सेलिब्रेशन के लिए उनके पास लाखों रुपए होते हैं। बिल्कुल। बट जब इंस्टीट्यूशंस को खड़े करने की बात आती है तो फिर उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि तो ये यहाँ पे मेरा नाम नहीं लिखोगे तो मैं नहीं देगा। बिल्कुल इस टाइप का कुछ। तो बिल्कुल ये जो विचारधारा भी इस तरह की है, ये उन हमारे समाज के गरीब लोगों ने विचारधारा नहीं बनाई है। ये विचारधारा है या फिर ये विफलता है हमारे समाज के इंटेलेक्चुअल्स की, जो अपने आप को अम्बेडकर इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं। ये उनकी विफलता है, या जो पढ़ा लिखा वर्ग है हमारे समाज का, जो एम्प्लॉयड क्लास है, उनकी विफलता है कि वो किसी एक बात को सुनिश्चित नहीं कर पाए। खास करके उन्होंने इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया। या अगर वो इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाते तो हमारे समाज के, क्योंकि हमारे समाज के गरीबों के पास क्या बचा है? राइट। वो यदि पूरे साल भर किसी की या नौकरी करता है, गुलामी करता है, किसी का मजदूरी करता है, तो साल में उसको एक दिन मिलता है बाबा साहब के नाम पे कि वो भी उस सड़क पर नाच सके जिस सड़क पे ठाकुर भी नाचता है। वो भी उस चौक चौराहे में उतनी इज्जत से खड़ा हो सके जहां पे कोई अपर कास्ट रोज खड़ा होता है। तो उसको केवल वो दिन मिलता है कि जहां पर वो बिना किसी बात का सोचे हुए कि कल क्या होगा, कुछ पल, कुछ घंटे मिलते जहां पर वो जश्न मना सकता है। वो आपकी मेरी तरह नहीं है कि जिसको दिन में कुछ घंटे मिलते हैं जो कुछ वो सेलिब्रेट कर सकता है। उसके पास वो वक्त नहीं है। उसका पूरा का पूरा जो दिन है वो उसका भूख, उसके बच्चों की भूख, उसके घर वाले परिवार को जिंदा रखने की जद्दोजहद में चला जाता है। लेकिन समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो एम्प्लॉयड क्लास है, अगर वो तर्कशील होता उस तरीके से और वो अपने रैशनैलिटी से अगर समाज में जमीनी तौर पे अगर इस तरह का इंस्टीट्यूशनलाइज आंदोलन खड़ा करता, खुद के इंस्टीट्यूशन अगर बनाते, तो हो सकता है कि हमारे समाज का गरीब तबका जो है वो ये सोचता कि नहीं, हमें 14 अप्रैल को इतना ही खर्चा करना है और बाकी ये जो पैसा है, हमारे ये जो पढ़े लिखे समाज के लोग कह रहे हैं
कि ये जो रिसोर्स सेंटर है या ये कोई भी इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे हमको 1-1 रुपया देना है और इतनी ही में जयंती सेलिब्रेट करनी है और इतना पैसा हमको हर 14 अप्रैल को इस इंस्टीट्यूशन को देना है, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए। लेकिन हमारे समाज ने ये नहीं किया। केवल पढ़ा लिखा समाज केवल आज गाली दे रहा है। वो कभी किसी और को गाली दे रहा है, वो किसी और को गाली दे रहा है, लेकिन वो अपने भीतर झांक के ये नहीं कह रहा कि हमने क्या गलतियां की। वो कभी हमारे नेताओं को गाली दे रहा है, वो कभी हमारे समाज के गरीब लोगों को गाली दे रहा है, वो सबको गाली दे रहा है, लेकिन वो खुद अपने भीतर रिफ्लेक्शन ये नहीं कर रहा है कि मुझे जो नौकरी मिली है, चाहे आरक्षण से मिली हो चाहे आरक्षण से ना मिली हो, लेकिन ये जो समाज में या जहां पर मैं नौकरी कर रहा हूँ, अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ, ये कई हद तक उन लोगों का संघर्ष है जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमारे लड़ा और उनके संघर्ष के कारण हम आज अच्छी दाल रोटी खा पा रहे, अच्छे एसी वाले घर में रह रहे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे कुछ वक्त में से हम समाज को वक्त दे, हमारे कुछ तनख्वाह में से कुछ पैसा हम समाज के गरीब लोगों के लिए दे और इंस्टीट्यूशन बनाए। केवल 14 अप्रैल को एक चंदा देने से आपकी जिम्मेदारी दूर नहीं हो जाती है। लेकिन समाज का पढ़ा लिखा वर्ग इसको वो जिम्मेदारी नहीं मानता है, उसको प्रिविलेज मानता है कि अगर मैंने कुछ पैसा समाज के लिए दे दिया या समाज में आके मैंने भाषण दे दिया तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने उपकार कर दिया समाज पे, मैंने एहसान कर दिया। आपने एहसान नहीं किया। आपकी मूवमेंट अगर किसी ने जिंदा रखी है, कांशीराम साहब जब बामसे से हट के जब DS4 बनाई, जब BSP बनाई, तो केवल एम्प्लॉय क्लास नहीं था। कांशीराम साहब को भारत का खास करके शेड्यूल का समाज जो है, जो गरीब तबका है, उन्होंने अपने सर आंखों पे रख के उस मूवमेंट को जिंदा रखा। उन्होंने उस मूवमेंट में बहुत लोगों की जानें भी गई है, बहुत लोगों ने पीड़ा सही है। तो लेकिन आज उनकी बातें नहीं होती है। तो वही हमारा आइस्का का यही भूमिका है कि हमारा बड़ा आंदोलन, हम जो कह रहे हैं कि हमारी जो बड़ी संख्या है वो हमारे शेड्यूल कास्ट के भीतर भी वो गरीब लोगों की है, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहते हो, शहरों में या गाँव में लैंडलेस लेबरर है। तो उनके लिए किस तरह से एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया जाए जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो, जो कैडर बेस्ड मूवमेंट हो पूरे भारत में। राइट। ये हमारी भूमिका है। तो आखिर में मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। मैंने आपका इवेंट देखा, वहाँ पे पहला यूथ कन्वेंशन हुआ। हाँ, अम्बेडकर यूथ कन्वेंशन। तो उसमें कई सारे टॉपिक थे, मेरे को एक टॉपिक हिट किया, फ्यूचर ऑफ द मूवमेंट, फ्यूचर ऑफ द, और उसमें यूथ की जो जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि कन्वेंशन के दौरान आपने भी बोला, बाकी लोगों ने भी इस बात पे बहुत जोर दिया कि हमारी जो एक जनरेशन थी अब उनका टाइम जा रहा है, अब आगे की जो मूवमेंट है वो यूथ को संभालनी है। और यूथ अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा भटक रहा है, यू नो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कुछ और चीजें हो, बाकी पार्टियों में भी, मतलब और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, लेफ्ट हुआ, मतलब यूथ जो है कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। तो अम्बेडकराइट पर्सपेक्टिव्स के साथ में यूथ कैसे अपना मूवमेंट फिर से खड़ा कर सकता है? मुझे हमारी ये धारणा है कि आज के इस दौर में दो चीजें हमें नजर में आती है कि पूर्व की तुलना में अम्बेडकराइट यूथ आज की तारीख में ज़्यादा सजग है, उसके पास ज़्यादा जानकारी है अम्बेडकराइट मूवमेंट की, अपने समाज की। एक ये पॉजिटिव चीज़ है जो सोशल मीडिया के कारण एक पॉजिटिव चीज़ हुई है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जानकारी तो है, लेकिन आज के यूथ में अपने मूवमेंट, अपने समाज के लिए कमिटमेंट नहीं है। और खास करके वो उन यूथ में कमिटमेंट नहीं है जो एक मिडिल क्लास परिवार से आता है या वो नया नया मिडिल क्लास बना हुआ है, चाहे शिक्षा लेकर या और कुछ आधार पे, उस यूथ में वो कमिटमेंट नहीं है। तो जो कल का टॉपिक भी था कि अम्बेडकराइट यूथ का क्या रोल रहेगा अम्बेडकराइट मूवमेंट में फ्यूचर में, तो वो टॉपिक भी इसलिए दिया गया था कि हमें लगता है कि हर समाज में उसकी आने वाली पीढ़ियों को तैयार करना, चाहे वो लीडरशिप के लिए हो, चाहे समाज में मूवमेंट चलाने के लिए हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज अपने आने वाली पीढ़ियों को, और ख़ास करके उन वर्ग के लोगों को शेड्यूल कास्ट में से या और बाकी दबे कुचले समाज से, जिनके रोजी रोटी के मसले नहीं, जिनके घरों में दाल रोटी के मसले नहीं है, उन वर्ग के शेड्यूल कास्ट समाज के लोगों को
हम ये कल कहने की कोशिश कर रहे थे कि जिम्मेदारी है कि वो आगे आके हमारे समाज का जो बड़ा यूथ है, जो गरीबी से जूझ रहा है, जो शिक्षा से जूझ रहा है, जिसके बहुत सारे सवाल है, उस यूथ के लिए किस तरीके से एक मूवमेंट खड़ा कर सकता है उनके हक अधिकारों के लिए, उनके मसलों के ऊपर, और आने वाले समय में एक मूवमेंट और एक लीडरशिप कैसे खड़ा कर सकता है। यदि आज हम आने वाले पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे तो हमारा वही हाल होगा जो आज है। यानी कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक पार्टी समाज से आए हुए रिसोर्सेज, समाज से लोगों ने पसीना बहाया, लेकिन अगर कोई नेता तब लीडरशिप फ्यूचर में आने, जो फ्यूचर लीडरशिप है उसको रोकता है आने के लिए, जब वो अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है। और शेड्यूल कास्ट कांशीराम साहब और बाबा साहब के जाने के बाद में शेड्यूल कास्ट समाज में ये हुआ, चाहे वो अलग अलग तरह के संगठन रहे हुए या राजनीतिक पार्टियां रही हुए, उन्होंने अपने परिवार को आगे रखने के लिए समाज में फ्यूचर लीडरशिप को पैदा नहीं होने दिया, और जो हुई उसको बर्बाद किया, क्योंकि उनको अपने बेटे, भाई, भतीजा, बीबी को आगे करना है। लेकिन हम कि बाबा साहब की शिक्षा, हम बाबा साहब से जब कहते हैं कि हम अम्बेडकराइट है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे संगठन के अंदर या किसी भी अम्बेडकर संगठन के अंदर ये प्रिंसिपल होना चाहिए कि उसके घर परिवार का व्यक्ति जो है वो वहाँ का लीडर नहीं बनेगा, और वो बनेगा भी तो अपनी प्रक्रिया से बनेगा। लेकिन सबसे, जैसे बाबा साहब ने अपने घर के व्यक्ति को अपनी मूवमेंट नहीं सौंपी, तो हमारा यही कहना है, और उसके कारण ये हो कि समाज में कुछ लीडरशिप आई। राइट। तो जो कल का प्रोग्राम था यूथ कन्वेंशन, वो इसीलिए भी था कि आज के तारीख में हम ये देखते हैं कि एक नया यूथ हमारे पास है जिसके पास जानकारी तो है समाज के बारे में, या समाज के साथ क्या गलत हो रहा है वो पता तो है, लेकिन वो कमिटेड नहीं है किसी एक कॉज के साथ में। और एक कमिटेड ना होना एक बहुत बड़ा खतरा है। वैसे तो एक साथ भी पूछ सकता हूँ सवाल को, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं 2-3 नाम लूंगा, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं, है ना। बीएसपी एंड बहन जी। नहीं, बीएसपी के बारे में हमारे बहुत पॉजिटिव विचार हमेशा से रहे हुए, अभी के कॉन्टेक्स्ट। हाँ, मैं अभी के, और बीएसपी के लिए मेरे ख्याल से अमूमन आज के जितने भी अम्बेडकराइट है उनके जीवन में बीएसपी का बहुत बड़ा योगदान है, बामसेप का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं कहूँ कांशीराम साहब, खापर्डे साहब और अन्य तमाम जिन लोगों के हम नाम भी नहीं जानते, उन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है कि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते केवल और केवल अगर एक ही नेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो सुप्रीमो जो वर्ड है, उस सुप्रीमो की सोच के हिसाब से घूमती है, तो कोई भी संगठन हो जो व्यक्तिवादी है, वो संगठन का विघटन होना या उसका डिक्लाइन होना अनिवार्य है। खास करके वो दबे कुचले समाज से जब आता है। मैं नहीं कह रहा लीडरशिप जरूर, लीडरशिप बहुत जरूरी है। एक सजग, एक सशक्त लीडरशिप जो बहन जी ने बीएसपी को दी, वो लीडरशिप बहुत जरूरी है। यानी बहन जी के जैसा लीडर, पॉलिटिकल लीडर खास करके भारत के इतिहास में, भारत के तमाम दबे कुचले समाज ने नहीं देखा। लेकिन साथ ही साथ एक सच्चा सजग लीडर होने के बावजूद एज अ ऑर्गेनाइजर अगर मैं उनको कांशीराम साहब के साथ कंपेयर करूं तो शी हैज फेल्ड देयर। उन्होंने संगठन को बनाए रखना, वो भला ही लीडर सुप्रीमो भी रहती, लेकिन जहां जहां पे बीएसपी स्ट्रांग थी, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र के विदर्भा और मराठवाड़ा की बात हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, इवन दिल्ली फॉर दैट मैटर, इन सभी जगहों पे जब बीएसपी का डिक्लाइन भी होने लगा, लेकिन बीएसपी ने जो नई अपनी सोच बदली थी, बहुजन हिताय से छोड़ के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो नहीं बदली। और जब आप अपने आप को राजनीति में बदलते नहीं हो और केवल इस लालसा में रहते हो कि एक ब्राह्मण समाज ने आपको एक बार वोट कर दिया, वो भी पूरा नहीं किया, कुछ परसेंटेज में किया, वो आपको बार बार वोट करेगा, वो बहुत बड़ी गलती थी। वो भी सिर्फ जो ब्राह्मणों के नेता थे, हाँ, उनके दम पे था, और वो निकल गए तो अब कोई नहीं। और ब्राह्मण समाज का इतिहास ये बताता है, चाहे वो मुगलों के टाइम का हो, अंग्रेजों के टाइम का और उसके बाद का, वो ब्राह्मणों का इतिहास ये बताता है कि ब्राह्मण ओनली वर्शिप द पावर। ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में उनको यादव का जो वर्चस्व है उसके कारण उन्हें परेशानी थी। उस यादव के वर्चस्व को तोड़ने के लिए
कुछ ब्राह्मण बहन जी के साथ आए, लेकिन जब उन्हें ये लगा कि हमारी जो रियल पार्टी है बीजेपी वो पावर सत्ता में आ सकती है तो उसके साथ खड़ा हो गया। तो ब्राह्मण जो है किसी का सगा नहीं है। या वो मुगलों के टाइम पे मुगलों के कोर्ट में रहा, उनके यहाँ नौकरी चाकरी की, उन्होंने उनके साथ रहे। अल्लाह उपनिषद लिखा। हाँ, कुछ ब्राह्मण कन्वर्ट भी हुए। ब्राह्मण जब अंग्रेज आए यहाँ पे तो क्रिश्चियन भी बने, और ब्राह्मणों ने अंग्रेजों की यहाँ नौकरी की, उनकी अंग्रेजी शिक्षा ली, विदेश में भी गए। ब्राह्मण जब अलग अलग सरकारें बनी तो हर पार्ट जो सत्ता में रहा है ब्राह्मण हमेशा उसके साथ रहा हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो मैं ये कंप्लीट करता हूँ इस बात को। तो मैं बहन जी और बीएसपी के बारे में यही कह रहा था कि बहन जी ने कई हद तक अपनी राजनीतिक जो सोच बदली थी वो सोच को और बदलना था। जब बीएसपी विफल हुई, जब बीएसपी डिक्लाइन होने लगी, तब रेडिकल चेंजेस आने चाहिए थे, संगठन के भीतर और संगठन के बाहर भी। और भी हर राज्य में 2-3 एक अच्छे लीडर बीएसपी को देने चाहिए थे कि जो अपने अपने राज्यों में लीडरशिप भी दे और मूवमेंट को भी संचालित करे, लेकिन वो हो नहीं पाया। पूरे भारत में केवल एक लीडर। तो मुझे ये बताइए, इस तरह से यदि होगा, उस सुप्रीम लीडर को सब मानेंगे, लेकिन अगर मेरे राज्य में अगर मेरा लीडर कोई है ही नहीं जिसको मैं लीडर जैसे मानूं, केवल एक संगठन का प्रेसिडेंट लीडर नहीं होता है। There's a difference between president and leader. Right. If someone is a president, not necessarily that president can be leader. If someone even is not a president, but can be leader. Yeah. But someone is a president, अगर कोई प्रेसिडेंट किसी संगठन का तो वो लीडर होना ही चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन बीएसपी में ये था बहुत सारे राज्यों में कि प्रेसिडेंट तो है लेकिन लीडर नहीं है। और जब कोई भी समाज लीडरलेस हो जाता है, जब उसके समाज में उसके स्थानिक लीडर नहीं रहते हैं, तो वो समाज बहुत लंबे समय तक किसी संगठन के साथ टिक नहीं पाता है। और तीसरी बात, बीएसपी एक कैडर बेस्ड मूवमेंट थी। हमने अपने आंखों से देखा कि बीएसपी के कैडर बंद होने लग गए। और जब बीएसपी के कैडर ही बंद होने लग जाएंगे और आपको ये लगेगा कि बाकी अन्य पार्टियों की तरह बिना कैडर करते हुए आप भी सत्ता में आ सकते हो, तो ये आपकी चूक है। क्योंकि आपका दबा कुचला समाज जो है उसकी ज़रूरतें इस तरह की है, उसकी ज़रूरतें सुरक्षा की है, उसकी ज़रूरतें रोजी रोटी की है। वो ज़रूरतें अगर आप सरकार में जब नहीं पूरी कर पा रहे हो तो वो हो सकता है वो भटकेगा आपसे। और उत्तर प्रदेश में हुआ। पहले आप बोलते थे कि बीएसपी की सीट नहीं है लेकिन वोट परसेंटेज है, अब वोट परसेंटेज भी नहीं। तो वो इस कारण नहीं है कि समाज गलत है, वो इस कारण है क्योंकि उसके जो रोजी रोटी के मसले है, उसके शिक्षा के मसले, उसकी सुरक्षा के मसले है, वो हमेशा ये देखेगा कि हमें ये सुरक्षा रोजी रोटी के मसले कहाँ से मिल सकते हैं। और उसको जो दिख रहा है कि उसकी खुद की जो पार्टी है जिसको तन मन धन दे रहा है, वो पार्टी ना जमीन पे दिखती है, उसका ना कोई कैडर कैंप चल रहा है, वो केवल और केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पार्टी नहीं चलती है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म हमें दिल से माननी चाहिए। आखिर में एक साथ नाम दे देता हूँ, आप क्विक रिस्पॉन्स देना। प्रकाश अंबेडकर जी और चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद, इन तीनों पे आपके क्या व्यूज हैं? नहीं, तीनों भी एज ए लीडर बहुत अच्छे हैं, दे आर गुड लीडर। बट तीनों की भी जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा कि तीनों के भी संगठन आज के तारीख में मजबूत नहीं है। और खास करके तीनों भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का अगर पार्ट है, चुनावी राजनीति का पार्ट है, तो चुनावी राजनीति के तौर पे अगर मैं देखूं तो आज के जो इनके वोट परसेंटेज तीनों पार्टी के, वो ऑलमोस्ट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। सीट ना जीतना मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं वोट परसेंटेज की भी अगर बात करूं तो बहुत ही कम है, जो चुनावी राजनीति में टिके रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो तीनों भी अच्छे लीडर हैं, लेकिन तीनों को भी मेरे ख्याल से अपने संगठन को बढ़ाना, चुनाव के वक्त केवल पार्टी आती है ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कांशीराम साहब बोलते थे कि 24 घंटे आप चुनाव लड़ते हो रोज। अगर आपका चुनाव 10 साल के बाद आप लड़ना चाहते हो या 5 साल के बाद, तो आप उस 5 साल के पहले रोज चुनाव की तैयारी करते हो। और उस चुनाव की तैयारी क्या है कि आप संगठन को जमीन पे खड़ा करते हो। लेकिन मुझे ये दिखता है कि तीनों पार्टियों में ये लैकुना है कि वो जमीन पे मुझे इनका उस तरह का जो एक संगठन होना चाहिए, एक मजबूत संगठन, वो नहीं दिखता है। और उसका परिणाम है कि बहुत ही कम वोट परसेंटेज इन्हें मिल पाता है। राइट। आखिर में आपको अपने हिसाब से कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं।
मेरे हिसाब से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो भी दर्शक है इस वीडियो को देखेंगे, इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन एक सामाजिक मूवमेंट है जो आज के इस दौर में जो हमारी चुनौतियाँ है, खास करके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, उन चुनौतियों का सामना करते हुए हम समाज में एक ज़मीनी आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। समाज में अपने खुद के स्वायत्ता वाली संस्थाएं खड़ा करनी चाहते हैं और ये स्वायत्ता संस्था और सामाजिक मूवमेंट समाज के लोगों के पार्टिसिपेशन से आएगा, समाज के लोगों के रिसोर्सेज देने से आएगा, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 1 रोटी हो। समाज के उन कार्यकर्ताओं को हिम्मत देने से समाज तो इसका जहाँ जहाँ भी आपको दिखेगा आने वाले भविष्य में। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आइस के कार्यकर्ताओं को, जो भी वो अच्छा काम कर रहे हैं आपको दिख रहा है, उनको आप सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए। और आने वाले समय में आइस का आपको भारत के तमाम उन राज्यों में दिखेगा, उन जगहों पे दिखेगा जहाँ पर अम्बेडकराइट मूवमेंट नहीं है। तो यही मेरा संदेश है कि आइस का जहाँ जहाँ आपको दिखे, और आइस का आपको जहाँ दिखे भी नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके गाँव, कुछ एक कस्बे में आपके लोगों को लोगों के लिए, आपके लिए कुछ करना है, खास करके आपके समाज का जो गरीब वर्ग है, जो रोजी रोटी के लिए तरस रहा है, जो शिक्षा जिसके पास नहीं है, उसके साथ आप खड़े रहिए। उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइज मूवमेंट खड़ा कीजिए, कुछ इंस्टीट्यूशन खड़ा कीजिए। तो ये आने वाले यही हमको बचाएगा, क्योंकि इस देश की सरकार ना हमको बचाएंगी, ना इस देश की अदालतें हमारे साथ है, ना इस देश का मीडिया हमारे साथ है। अगर इस देश में हमारे साथ कोई है तो हम खुद ही है। तो हमको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, खुद की मूवमेंट खुद के कांधों पे लेनी पड़ेगी, और खास करके समाज के पढ़े लिखे वर्ग को जिम्मेदारी अपने कांधों पे लेनी पड़ेगी। तो यस, यही मेरा लास्ट मैसेज रहेगा। थैंक यू राहुल भाई। थैंक यू हितेश। हमारे साथ थे राहुल भाई और मैं हूँ हितेश। तो हमारे कैमरे के पीछे हैं हर्षद भाई, सूरज भाई, दीपाली ताई, पीयूष जी भी हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप आइस्का को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट करें, और राहुल भाई जो काम कर रहे हैं उसको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। जय भीम। जय भीम। थैंक यू। चलो, वेरी नाइस।